Right. So, good afternoon, everybody. Today we are here again for the class of Human Resource Management for Bachelor in Business Administration, fourth semester students. This is lecture 8th, and today is April 15th, 2021. Right. So, yes, in the last lecture we have discussed about job analysis. Now we will be discussing about the process of job analysis. Right, we have already discussed about job analysis, what job analysis is. Now we will be discussing the process of job evaluation, job analysis, I mean to say. ठीक है. The first step is strategic choice. Right, the first step in the process of job analysis is strategic choice. It is the extent of employee involvement. ठीक है. डेवल डेवल लेवल ऑफ डिटेल इन दी एनालिसिस, कि कितना डिटेल होगी एनालिसिस की. ठीक है. और एम्प्लॉय का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा जॉब एनालिसिस में. ठीक है. जैसे इसमें एग्जांपल है, टूल रूम का एग्जांपल दिया हुआ है. ठीक है. तो नेक्स्ट, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस. ठीक है. ये एनालिसिस कितना टाइमली हो रही है, मतलब, और कितना फ्रीक्वेंटली हो रही है, कितने टाइम इंटरवल्स पे हो रही है, और इसमें कितना, इस एनालिसिस को करने में कितना टाइम लग रहा है. ठीक है. कितना ऑफन आप एनालाइज कर रहे हो, कितनी जल्दी जल्दी आप एनालिसिस कर रहे हो. ठीक है. कितने टाइम इंटरवल्स पे आप एनालिसिस कर रहे हो. ठीक है. आप कितना एनालाइज कर रहे हो, आपकी एनालिसिस का एक्सटेंट क्या है, कितना डीपर आप एनालाइज कर रहे हो. ठीक है. ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान दी जाती हैं, ये इन सारी चीजों पे पूरा ध्यान यहाँ पे दिया जाता है. ठीक है. पास्ट वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेड एनालिसिस. एनालिसिस आपकी पास्ट ओरिएंटेड है या फ्यूचर ओरिएंटेड है. ठीक है. मतलब पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. व्हाट इज इट ऑल अबाउट. ठीक है. फर्दर आ जाते हैं. एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन जॉब एनालिसिस. एम्प्लॉय का लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट जॉब एनालिसिस में क्या है. जो आप जॉब को एनालाइज कर रहे हो उसमें आपने उस एनालिसिस में एम्प्लॉय को किस हद तक इन्वॉल्व किया है. ठीक है. लेवल ऑफ डिटेल ऑफ द एनालिसिस. डिटेल की जो एनालिसिस है उसमें कितना इन डेप्थ में आप जाके एनालाइज कर रहे हो. ठीक है. ये तो हो गया है मेरे ख्याल से, ये रिपीट हो रही है स्लाइड, सॉरी. ठीक है. हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ठीक है. जॉब डिजाइन की बात करते हैं. ठीक है. जॉब डिजाइन देखते हैं क्या होता है, जॉब डिजाइन को समझते हैं पहले. ठीक है. लॉजिकल सीक्वेंस टू जॉब एनालिसिस इज जॉब डिजाइन. जॉब एनालिसिस के लॉजिकल सीक्वेंस को ही हम जॉब डिजाइन कहते हैं. ठीक है. ये इंटीग्रेट करता है वर्क कंटेंट, रिवार्ड, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच जॉब, इस तरह के कि वो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को मीट आउट कर सके. जॉब डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम काम को, रिवार्ड्स को और क्वालिफिकेशन को इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से कि वो एक जॉब उससे एक जॉब क्रिएट हो, और वो जॉब ऐसा हो जो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के नीड को मीट आउट कर सके. राइट. जॉब डिजाइन में 3 स्टेप्स होते हैं. ठीक है. सबसे पहला, स्पेसिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल टास्क. इंडिविजुअल टास्क का स्पेसिफिकेशन के इंडिविजुअल के स्पेसिफिक टास्क क्या क्या हैं. ठीक है. इंडिविजुअल उस जॉब पे रहते हुए क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा. ठीक है. इंडिविजुअल उस जॉब पे रहते हुए क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा. सबसे पहली चीज ये हो गई. दूसरी, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग ऑफ ईच टास्क. कौन सा मेथड आप स्पेसिफिकली, कौन सा मेथड आप यूज करोगे, कौन सा मेथड आप एडॉप्ट करोगे उस टास्क को करने के लिए, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए. कॉम्बिनेशन ऑफ टास्क इनटू स्पेसिफिक जॉब्स टू बी असाइन टू इंडिविजुअल्स. ठीक है. कौन कौन से टास्क एक, कौन कौन से टास्क एक जॉब में कंबाइन होंगे
जो इंडिविजुअल्स को दिए जाएंगे। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं, टेक्निक्स ऑफ जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले जॉब डिजाइन की जो टेक्निक होती है वो होती है वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, दूसरी टेक्निक होती है जॉब रोटेशन, तीसरी टेक्निक होती है आपका जॉब एनलार्जमेंट, चौथी टेक्निक होती है आपकी जॉब एनरिचमेंट, पांचवी टेक्निक होती है ऑटोनॉमस टीम्स। ठीक है, फिर हाई परफॉर्मेंस वर्क डिजाइन, ऑटोनॉमस टीम, हाई परफॉर्मेंस वर्क डिजाइन, ये बेसिकली। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन। अब वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, वर्क सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जॉब को हम सिंप्लीफाइड करते हैं या स्पेशलाइज करते हैं। ठीक है, किस तरह से, एक जॉब को कई जॉब या कई सब जॉब्स में तोड़ देते हैं, एक जॉब को कई सब जॉब्स में हम डिवाइड कर देते हैं, और वो सब जॉब्स में से अलग अलग सब जॉब हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को असाइन कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, देखिए काम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, उस काम को हम क्या करते हैं, उस काम को हम छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देते हैं, सब सब वर्क में डिवाइड कर देते हैं, सब जॉब्स में डिवाइड कर देते हैं, और सब जॉब में डिवाइड करने के बाद वो सब जॉब अलग अलग पार्ट में जो वर्क डिवाइड हो गया, अलग अलग सब जॉब्स में जो वर्क डिवाइड हो गया, वो अलग अलग सब जॉब हम अलग अलग इंडिविजुअल को असाइन कर देते हैं। ठीक है, दूसरा है जॉब रोटेशन। ठीक है, दूसरा टेक्निक है जॉब डिजाइन की जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन में क्या हो रहा है, इसमें एक एम्प्लॉय परफॉर्म करता है अलग अलग जॉब। ठीक है, लेकिन ज्यादातर सेम नेचर के जॉब परफॉर्म करता है। जॉब रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय को जॉब में रोटेट किया जाता है, यानी कि सिमिलर जॉब वो अलग अलग लोकेशंस पे या अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे या अलग अलग डिविजन्स में परफॉर्म करेगा। जॉब उसका सेम है, जॉब उसका चेंज नहीं हो रहा है, but he is performing his job at different locations, maybe within the same organization or in the same मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक, क्या है अब तीसरी चीज, जॉब एनलार्जमेंट। जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है और जॉब एनलार्जमेंट कैसे होता है इसको भी देखे ले रहे हैं। जॉब एनलार्जमेंट इज एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ टास्क और ड्यूटीज असाइंड टू अ गिवन जॉब। ठीक है, जॉब एनलार्जमेंट ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आप लीव्स देख रहे थे, आपसे कहा कि साहब आप लेटर्स का डिस्पैच भी देखने लगी है। ठीक है, ये हो गया जॉब एनलार्जमेंट, आप उसी पोजीशन पे वही पोजीशन पे हैं, वही जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, मगर आप लीव्स के साथ साथ आप डिस्पैच का काम भी देखने लगे, ये हो गया आपका जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है, जॉब एनलार्जमेंट में सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन मतलब सेम लेवल का टास्क आपको और मिल जाता है, वर्टिकल एक्सपेंशन नहीं होता, क्योंकि वर्टिकल एक्सपेंशन होगा तो वर्टिकल एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रमोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। चौथा, जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम टास्क एफिशिएंसी और ह्यूमन सेटिस्फेक्शन दोनों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जॉब को और स्पेसिफिक बना के और उसमें पर्सनल अचीवमेंट के लिए स्कोप डाल के जॉब को चैलेंजिंग बनाते हैं और मोर रेस्पॉन्सिबल बनाते हैं, और उसमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉय को टू ग्रो एंड डेवलप। ठीक है, इस तरह से इस प्रोसेस को हम जॉब एनरिचमेंट कहते हैं, और इस प्रोसेस के जरिए हम जॉब को और रोचक और एनरिच करते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जॉब एनालिसिस के प्रोसेस पे चल रहे हैं हम लोग, दूसरी स्टेप आ जाती है इसमें गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि क्या डेटा हमें कलेक्ट करना है, कौन सा डेटा हमें कलेक्ट करना है, किस तरीके का डेटा हमें कलेक्ट करना है, सबसे पहले ये चीज हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है,
कौन से मेथड्स हमें इस्तेमाल करने हैं डेटा कलेक्शन करने के लिए, जॉब एनालिसिस के लिए। जो डेटा हमें कलेक्ट करना है वो किन मेथड्स के थ्रू हमें कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, कौन वो डेटा कलेक्ट करेगा, कौन कौन पर्टिकुलर पर्सन वो डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे जॉब रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा मेथड है जो आप लोगों ने अपने स्कूल्स में यूज किया होगा, और खास तौर से साइंस में, केमिस्ट्री में टेस्ट ट्यूब में केमिकल लिया, उसको हीट किया, केमिकल का रंग बदल गया, फलाना केमिकल है। ये क्या है? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट वी कॉल ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना। राइट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस तो सर। सबसे पहला मेथड होता है डेटा कलेक्शन का ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ऑब्जर्वेशन क्या है आप सब समझते हैं। हम ऑब्जर्व करके ये समझ सकते हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा। ऑब्जर्व करके हम ये देख सकते हैं कौन इंटरेस्ट से काम कर रहा है, कौन इंटरेस्ट से काम नहीं कर रहा। ऑब्जर्व करके हम ये पता कर सकते हैं कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत डेटा कलेक्ट कर सकते हैं बिना किसी से कुछ कहे, बिना किसी से कुछ पूछे। नेक्स्ट मेथड है इंटरव्यू। इंटरव्यू, आप किसी से इंटरव्यू कीजिए, उससे अलग अलग सवाल जवाब कीजिए, और वो सवाल जवाब कीजिए, उन चीजों के बारे में सवाल जवाब कीजिए जिन चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। जब वो सवाल जवाब आप उससे करेंगे वो आपको जवाब देगा, उन जवाबों के बेसिस पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तीसरा मेथड है क्वेश्चन आयर्स। आप क्वेश्चन आयर्स बना दीजिए। क्वेश्चन आयर्स आप लोगों ने बनाया, आप लोगों को आइडिया भी है। आपने जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना दीजिए, और जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको भरने को दीजिए, वो भर के आपको दे देंगे। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तीसरा है चेकलिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट भी एक ऐसा क्वेश्चन आया टाइप का ही होता है। ठीक है, और उसको आप बना लीजिए, और जो जो चीजें हैं उस पर आप टिक मार्क करते जाइए। जो जो चीजें प्रेजेंट है उस पर टिक मार्क करते जाइए, जो जो चीजें प्रेजेंट नहीं है उन पे क्रॉस करते जाइए। ठीक है। टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस, जैसे और सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वैसे टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स होते हैं जिनमें जॉब एनालिसिस या इससे रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। उनके भी वहां लोग अलग अलग आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनके बेसिस पे भी आप इससे रिलेटेड, जॉब एनालिसिस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है डायरी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि सुपरवाइजर्स हैं, फोरमैन्स हैं, ये जॉब से रिलेटेड अपने डायरी मेंटेन करने को इनको दी जाती है ऑफिशियली। उसमें ये डेली बेसिस पे क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या क्या चैलेंजेस आए, ठीक है, जो जो उनको रिक्वायर्ड अथॉरिटी मिली हुई है उसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हो पा रही है, अलग अलग जो डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स आती हैं, या डेली बेसिस पे कुछ अच्छी चीजें होती हैं, वो उनको एक डायरी में मेंटेन करते हैं। इस डायरी को भी इंफॉर्मेशन के तौर से यूज किया जा सकता है। ठीक है। अगली चीज पे आ जाते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन पे। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स में क्या हो सकता है? सबसे पहले जैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस क्वेश्चन आयर्स। ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस क्वेश्चन आयर्स एक क्वेश्चन आयर्स का पार्ट है जिसको पीएक्यू भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसमें क्या होता है? पीएक्यू ये जॉब को एनालाइज करता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज एक्टिविटी। एम्प्लॉयज एक्टिविटीज के टर्म्स में ये जॉब को एनालाइज करता है। ठीक है, ये लगभग इसमें 194 जॉब एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे जॉब क्रिएट किया जाता है। जॉब के 194 एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं जिनके बेसिस पे जॉब क्रिएट होता है। ठीक है। दूसरा, मैनेजर पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आयर। ठीक है, मैनेजर पोजीशन डिस्क्रिप्शन एमपीडीक्यू, मैनेजर पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आयर। ठीक है, ये हाईली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आयर होता है जिसमें लगभग 208 आइटम्स होते हैं जो मैनेजरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, 208 एलिमेंट्स होते हैं जो मैनेजरियल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये 208 आइटम्स जो हैं ये 13 कैटेगरीज में ग्रुप किए जाते हैं। ठीक है, और ये 208 आइटम 13 कैटेगरीज में ग्रुप किए जाते हैं, और ये 13 कैटेगरीज क्या क्या है? ठीक है, ये 13 कैटेगरी क्या है ये हम इस स्लाइड में देखते हैं। ठीक है,
सबसे पहली कैटेगरी होता है आपकी प्रोडक्ट के बारे में। दूसरी कैटेगरी होती है आपकी मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में। तीसरी कैटेगरी होती है आपकी कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर पीआर स्लैश ओ सॉरी कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर यहाँ पे कुछ ये शायद स्लाइड में गड़बड़ है, इसको मैं आपको दोबारा कंफर्म करके बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इंटरनल बिजनेस कंट्रोल, ठीक है, इसके बारे में एलिमेंट्स होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आपका पांचवी कैटेगरी है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इसके बारे में एलिमेंट्स और क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं। सिक्स्थ क्या है आपका पब्लिक एंड कस्टमर रिलेशनशिप्स के बारे में एलिमेंट्स और क्वेश्चंस होते हैं। सेवन आपका है ऑटोनॉमी ऑफ एक्शंस के बारे में क्वेश्चंस और एलिमेंट्स होते हैं। आठवां है आपका अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के बारे में एलिमेंट्स और क्वेश्चंस होते हैं। नाइन है आपका स्टाफ सर्विस के बारे में एलिमेंट्स और क्वेश्चंस होते हैं। 10 है आपका सुपरविजन के बारे में एलिमेंट्स और क्वेश्चन होते हैं। 11 है आपका कॉम्प्लेक्सिटीज एंड स्ट्रेस के बारे में एलिमेंट्स और क्वेश्चंस होते हैं। 12 है आपका एडवांस्ड फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट कैटेगरी है आपकी ब्रॉड पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में एलिमेंट्स और क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरह से इन 208 एलिमेंट्स को 13 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। नाउ अब आ जाता है जॉब एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बताया था, दो चीजों को मिलके बनता है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक जॉब एनालिसिस है। तो अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग होता है इसको देखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो बताता है कि क्या टास्क ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक जॉब में आती हैं और उस जॉब में क्या क्या एलिमेंट्स है। जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि उस जॉब पे रहते हुए आपको क्या क्या टास्क ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है। वो पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन देता है कि उस जॉब पे रहते हुए टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या क्या परफॉर्म करनी है, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करता है क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ठीक है। क्या करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन के चार बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में चार मेजर एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला टाइटल ऑफ द जॉब। टाइटल ऑफ द जॉब बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कैशियर, फोरमैन, सुपरवाइजर। टाइटल है, क्लियर है और स्पेसिफिक होना चाहिए जॉब का टाइटल। ये सबसे पहला एलिमेंट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में। दूसरा एलिमेंट होता है समरी ऑफ द जॉब। समरी ऑफ द जॉब ये बताता है कि नेचर, पर्पस, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द जॉब क्या है। ये सारी चीजें, वो एनवायरनमेंट जिसमें आपको काम करना है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करेगी आपकी काम के दौरान, इस सभी का ब्यौरा जॉब समरी में दिया जाता है। तो पहला एलिमेंट है जॉब टाइटल, दूसरा एलिमेंट है जॉब डिस्क्रिप्शन का जॉब समरी, ठीक है। जॉब डिटेल्स चौथा है। जॉब डिटेल क्या बताता है। जॉब डिटेल बताता है कि आपकी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज जो जॉब में आपको परफॉर्म करनी है और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट क्या है। मतलब कौन सी प्रायोरिटी में हायर है, किस किस टास्क या किस वर्क की हायर प्रायोरिटी है और किस टास्क या किस वर्क की लोअर प्रायोरिटी है, ठीक है। चौथा जी दी जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन ठीक है, जॉब डिटेल की बात हो गई। जॉब स्पेसिफिकेशन नॉलेज, स्किल, एबिलिटीज या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो चीज आ जाती है जॉब स्पेसिफिकेशन के तहत, ठीक है। यहाँ पे अब जॉब डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन की बात की जा रही है, ठीक है।
जॉब डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया जाता गया है कॉन्साइज डॉक्यूमेंट के तौर से जो डिटरमाइन करती है रूल्स एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक कंसाइज डॉक्यूमेंट जो रोल एक्सपेक्टेशंस और स्किल रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब को आउटलाइन करती है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है जॉब डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, दूसरा ये रॉबर्ट क्रिटनर ने ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है कि द फर्स्ट एंड इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द जॉब, द फर्स्ट एंड इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द जॉब एनालिसिस प्रोसेस इज जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहला प्रोडक्ट है जॉब एनालिसिस का। ठीक है, एक ये फ्लिपो ने डेफिनेशन दी थी जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, तो अब इसको सिर्फ आप कॉपी कर लीजिए, हम आगे आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। पहला जॉब डिस्क्रिप्शन का ऑब्जेक्टिव हो है to clarify the role of the job and what the incumbent is expected to accomplish while performing the job for ensuring an effective performance evaluation। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव जॉब एनालिसिस जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये क्लैरिफाई किया जाए कि उस जॉब का रोल क्या है और इनकम्बेंट जो जॉब कर रहा है उसको उस जॉब पे रहते हुए क्या काम करना है ताकि उसकी इफेक्टिव परफॉर्मेंस इंश्योर की जा सके। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरे ऑब्जेक्टिव के बाद है एक एग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजर और एम्प्लॉय होता है ताकि एक्सपेक्टेड जॉब परफॉर्मेंस रिजल्ट एम्प्लॉय दे सके। ठीक है, क्या है, देखिए किसी भी जॉब पे एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रहती है कि आप इस जॉब पे अगर परफॉर्म कर रहे हो, इस जॉब पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस, ये एक अनस्पोकन एग्रीमेंट होता है, मतलब ये एग्रीमेंट लिखित नहीं होता कहीं पे, ना जबानी बताया जाता है, लेकिन आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप जॉब पे रहते हो, जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है वो ये परफॉर्मेंस है कि मान लीजिए एक आदमी एक दिन में 10 यूनिट बनाता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यही है, तो आपको एक दिन में 10 यूनिट कम से कम बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप 9 यूनिट बनाए, आप भले ही 12 बना दें लेकिन 10 का 9 ना बनाए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ पे फीडबैक एक बार एम्प्लॉय के साथ फॉर्मली कम्युनिकेट होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय को ये पता लगता रहे कि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर अपना अच्छा काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो कमी कहाँ पे रह जा रही है, ताकि एम्प्लॉय को आगे बढ़ने का, अपनी चीजों को सही करने का पूरा मौका मिले और वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके और अपनी कमियों को भी सुधार सके। ठीक है, नेक्स्ट अगला है इसमें एम्प्लॉय को क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब दे और नेचर ऑफ द जॉब की भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग देना, ये भी जॉब डिस्क्रिप्शन का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एक वेल रिटन जॉब डिस्क्रिप्शन का डेटाबेस क्रिएट करना जो ऑर्गेनाइजेशन को सॉलिड लीगल बैकिंग दे, ताकि अगर कोई लीगल इशू रेज हो रहा है तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटन में हैं, आपकी वेबसाइट पे भी वो चीजें फर्निश हैं, तो कोई आप पे ये इल्जाम नहीं लगा सके आपके एम्प्लॉय के साथ ये जॉब डिस्क्रिप्शन हमें पहले बताया नहीं गया और हमें एम्प्लॉयमेंट के बाद, हमें जॉब पे रखने के बाद इस प्रकार का काम हमसे कराया जा रहा है। ठीक है, एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ जॉब इवैल्यूएशन बनाना भी जॉब डिस्क्रिप्शन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि जब जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होगा तभी प्रॉपर जॉब इवैल्यूएशन हो पाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ जॉब या कंटेंट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला है आपका जॉब आइडेंटिफिकेशन। जॉब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, जॉब आइडेंटिफाई किया जाएगा जॉब टाइटल से कि आपकी जॉब का टाइटल क्या है।
दूसरा है पर्पस ऑफ द जॉब, आपकी जॉब का क्या पर्पस है, उस जॉब पे रहते हुए आपको क्या काम करना है। ठीक है। तीसरा रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आपकी रिपोर्टिंग किसको है, आपका बॉस कौन है, अगर और उसकी एब्सेंस में आपको किसको रिपोर्ट करना है। ठीक है। तीसरी चीज है अथॉरिटीज, कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जो आपकी अपीलेट अथॉरिटीज है, मतलब कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्यूटीज एंड टास्क, उस जॉब पे रहते हुए आपको क्या ड्यूटीज और क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। नेक्स्ट वर्किंग कंडीशंस एंड अदर सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, किन वर्किंग कंडीशंस के तहत उस जॉब पे रहते हुए आपको काम करना है। की आउटकम्स एसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज, आपसे की आउटकम्स एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज क्या क्या है, इस चीज को भी जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से डिफाइन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और क्लियरली रिटन होना चाहिए, ताकि हर इंसान जो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा है वो जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से पढ़ के समझ सके। दूसरी चीज, ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए, माइनर टास्क या इन्फ्लेटेड वर्डिंग्स जो है वो अवॉइड करनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है। पार्टिसिपेटिव होना चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसमें मैनेजर्स एनालिस्ट और एम्प्लॉयज तीनों इन्वॉल्व होने चाहिए जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हुए। ठीक है। नेक्स्ट आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड होना चाहिए। ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एसेंशियल होता है, क्यों, ताकि वो आपको ये बता सके कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको किस क्या लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, आपके क्या स्किल्स और एबिलिटीज आप पजेस करें, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या होना चाहिए, अदर रिक्वायरमेंट्स, उसके साथ और रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है। अगली चीज पे अगर हम आ जाते हैं, एनालाइजिंग कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, एनालाइजिंग कॉम्पिटेंसीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, मान लीजिए 2000 एम्प्लॉयज है उसके, उसमें 3 लेवल्स पोजीशन है जो आइडेंटिफाई की गई है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आवरली, सुपरवाइजरी और सीनियर। ठीक है, आवरली लेवल पोजीशन पे 3 जॉब्स फैमिलीज है, क्लरिकल, प्रोडक्शन और एसोसिएट्स, और मेंटेनेंस टेक्नीशियन पोजीशन है। कंपनी इंटरेस्टेड है एक ऐसा सिलेक्शन सिस्टम बनाने में जिसमें कैंडिडेट्स को इवेल्युएट किया जा सके उसके प्रोडक्शन एसोसिएट पोजीशन के लिए, तो वो एक कॉम्पिटेंसी एनालिसिस कंडक्ट करेगी डिटरमाइन करने के लिए नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड मोटिवेशंस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन प्रोडक्शन एसोसिएट्स। उसके बाद फर्दर प्लान किया कि कॉम्पिटेंसी एनालिसिस करे क्लरिकल एंड मेंटेनेंस स्टाफ के लिए, पोजीशंस के लिए। ठीक है। अब आ जा ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, अब फर्दर चलते हैं इसमें। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, मीनिंग ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, स्लाइड आपको व्यू हो रही है क्लियरली। यस सर। ठीक। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो जॉब स्पेसिफिकेशन के क्या मीनिंग होता है, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, फिजिकल कैपेबिलिटीज, जॉब नॉलेज, डेक्सटेरिटी एंड पर्सनल इंटरेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें मिलके जॉब स्पेसिफिकेशन को बनाती हैं, यही सारी चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन के तहत बताई जाती हैं। ठीक है। सबसे कॉमन प्लान ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन की कुछ बेसिक डेफिनेशंस दी हुई हैं, इन डेफिनेशंस को आप कॉपी, मेरे ख्याल से कॉपी कर लीजिए, इनको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ये एज इट इज आप पढ़ लीजिएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन को मैं इन जनरल समझा दे रहा हूँ, इसकी ये कुछ स्टैंडर्डाइज डेफिनेशंस हैं, इनको आप सिर्फ कॉपी कर लीजिए। ठीक है। लेक्चर अपलोड भी रहेगा वेबसाइट पे, आप उससे भी इन डेफिनेशंस को ले सकते हैं। ठीक है।
आप कंपोनेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको देखा जाता जाए। आप कंपोनेंट्स या कंटेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन क्या क्या होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है पोजीशन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, जॉब टाइटल, जॉब रोल, लेवल इन दी ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और या सब यूनिट जहां पे वह वो प्लेस होगा, वो चीज क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। दूसरी चीज है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस जो हमें उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन में, ठीक है। इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स, इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स के क्या आपको मेंटल एबिलिटीज चाहिए उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, स्किल्स कॉम्पिटेंसीज क्या नेसेसरी है आपको वो जॉब परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू डू द जॉब। स्लाइड डिस्प्ले मिल रहा है ना आप सब लोगों को? Yes, हेलो, sir. ऑलराइट। जॉब स्पेसिफिकेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होती है जो हमें ह्यूमन क्वालिफिकेशंस बताती है कि क्या ह्यूमन क्वालिफिकेशंस चाहिए उस जॉब को करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, जजमेंट एबिलिटीज, फिजिकल एफर्ट्स, फिजिकल स्किल्स, ये सारी चीजें जॉब स्पेसिफिकेशन के तहत आती हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन ये सारी चीजें बताता है कि उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए, ठीक है। फंक्शनल जॉब एनालिसिस की बात करते हैं। मेरे ख्याल से फंक्शनल जॉब एनालिसिस की आपके लेवल पे जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं हम लोग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस एंड इंक्लूडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप बताइए।